हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज कुछ क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस नेट के लिए रहेंगे। थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझा देना है और आपको एक डिटेल थोड़ी सी बता देनी है। इसके पर्पज से मैंने इन क्वेश्चंस को ऐड किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ऐसे ही मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा दूंगी। ये जो एग्जाम है ये अभी जल्द ही हुआ है, हाल ही में हुआ है। मतलब बहुत पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेटेस्ट ही है। ठीक है, और अभी बच्चों का एग्जाम दोबारा होने वाला भी है, तो डेफिनेटली उनको हेल्प भी करेगा, उन्हें एक आइडिया भी मिल जाएगा। और आपको पता भी है कि कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, नेट का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बता देना, मैं ऐसे वीडियोस आपको और भी दूंगी। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट की। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग लाइव चैट में मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है। मैंने आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को रखने की कोशिश तो करी है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। आई होप ये विजिबल है आपको। नहीं है तो पहले मैं केवल आपको हिंदी वाला विजिबल कर देती हूँ, बाद में इंग्लिश वाला कर दूंगी। ठीक है, अभी तो हिंदी वाला आपको समझ में आ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन है, अच्छे से विजिबल भी होगा। चलिए बताइए, यदि किसी वयस्क महिला का कद 150 सेंटीमीटर है, मतलब 150 सेंटीमीटर है, तो ब्रोकस के सूचकांक के द्वारा उसके आदर्श वजन की गणना होगी। देखिए ब्रोकस इंडेक्स है एक, ठीक है, ब्रोकस इंडेक्स है, वो आपको नेट पर मिल जाएगा। ये बिल्कुल जैसे बीएमआई नहीं निकालते हैं हम लोग हाइट एंड वेट को लेकर के, तो ऐसे ही ब्रोकस इंडेक्स है बॉडी का। यही वेट बताने के लिए, बॉडी की फैट परसेंटेज को बताने के लिए हम बीएमआई का यूज करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। सिमिलरली ब्रोकस इंडेक्स है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो उसमें कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आदर्श वजन की गणना बताइए। तो अगर 150 सेंटीमीटर है और 1871 में ये डेवलप हुआ था, 1871 में ब्रोकस ने इसको डेवलप किया था, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से डिटेल नेट पर मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, मैं पढ़ा दूंगी। अदरवाइज नेट पर आप डालोगे ब्रोकस इंडेक्स तो आराम से आ जाएगा। तो अगर किसी महिला का कद जो है 150 सेंटीमीटर है, इसमें भी आपकी जो वेट है वो केजी में लेते हैं और हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में लेते हैं। ओके, तो जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा, वजन कितना हो जाएगा आपके 50 ग्राम, जी सॉरी 50 किलोग्राम, 50 केजी। ठीक है, 50 किलोग्राम लगभग उसका वजन होगा, आदर्श वजन उसका इतना होगा अगर उसका कद आपके 150 सेंटीमीटर है। तो आप ब्रोकस इंडेक्स करके डालेंगे, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, यहां पर देख लीजिए, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी। ओके, ये इंग्लिश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The amount of carbon dioxide produced by the body divided by the oxygen consumed by the body in metabolizing the dietary intake is known as। ठीक, अब हिंदी में देख लेते हैं। शरीर द्वारा उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड का विभाजन जब आहारीय चयापचय के दौरान शरीर द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन से किया जाता है, तो इसे कहते क्या है। आपको पता है मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। जब कभी भी मेटाबॉलिज्म होता है, अब आप कहोगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ये बोल मत देना, क्योंकि मैंने आपको मेटाबॉलिज्म पूरा पढ़ाया हुआ है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, उपचय क्या है, अपचय क्या है, सब समझाया है। और आपको ये चीज मैंने बताई है सबसे पहले तो कि ये रेस्पायरेशन है। ठीक है, ये इंटरनल रेस्पायरेशन है, इंटरनल श्वसन है, जो कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, कोशिकाएं कार्बन उसका ग्लूकोज का यूज करती हैं, कोशिकाएं आपके एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज करती हैं, बनने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। तो ये आपके सबसे पहली बात तो ये मेटाबॉलिज्म है, बॉडी में कुछ बनना, बॉडी में कुछ आपके निर्माण होना, किसी चीज का टूटना, किसी चीज का बनना, ये मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो आपको पूरा पढ़ाया था कि सेल है, सेल ग्लूकोज का यूज करते हैं, तो ग्लूकोज का यूज तभी कर पाएंगे जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से उनको ऑक्सीजन मिल जाता है ना। हम दो तरीके से रेस्पायरेशन करते हैं, एक तो बाह्य श्वसन करते हैं, एक अंतः श्वसन करते हैं। अंतः श्वसन इंटरनल जो रेस्पायरेशन होता है वो सेल्स के अंदर होता है। जैसे हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हम अपने लिए नहीं लेते हैं, वो हमारे हम शरीर की सेल्स के लिए लेते हैं। ठीक है, तो लंग्स के थ्रू हमें जो है वो मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर जब वो दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आपको मैंने ये चीज रिएक्शन पढ़ाई थी, वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो ये आपके रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो है। ठीक है, क्या है, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज रेशियो। कार्डियक तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहली बात तो ये रेस्पिरेशन से संबंधित है, ये श्वसन है। ठीक है,
तो शरीर द्वारा उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड जब विभाजन आपके बीएमआर, आपकी बॉडी को काम करने के लिए, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को तो हम बीएमआर बोलते हैं। उसको मेजरमेंट हम तब करते हैं जब आप जो है एट रेस्ट की कंडीशन पर है, मतलब आपका डाइजेशन अच्छे से हो चुका है 10 से 12 घंटे, और आप ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, सो के उठ चुके हैं, आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तब बीएमआर को आपके मापा जाता है ना। तो ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कितना मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछा है नेट में, और ये स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मैम नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐड करके भी दिया है। डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू, इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया, बताया कि जो स्टमक होता है, जो आमाशय होता है, उसकी जो आपकी पाराइटल सेल्स होती हैं, ठीक है, स्टमक की सेल्स के बारे में बताया, पाराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, चीफ सेल जिससे पेप्सिनोजन निकलता है, इतनी सारी आपको डिटेल्ड मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाई थी और समझाई थी, और मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। आपके स्टमक में सेल्स होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को सिक्रीट्स करती हैं या बहुत सारी चीज़ें सिक्रेट करती हैं, जैसे ऑक्जेंटिक सेल, उन्हीं को पाराइटल सेल्स बोलते हैं या पार्श्विक कोशिकाएं बोलते हैं, जिससे आपके HCl सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, ठीक है। अगर HCl सिक्रेट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा ही नहीं, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी साथ ही में कि ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है। इंट्रिंसिक मतलब शरीर के अंदर, इन है ना, शरीर के अंदर रिलीज होने वाला फैक्टर, जो कि बाहर से आने वाले एक्सट्रिंसिक फैक्टर के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये चीज समझाई थी कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। तो देखिए कितना बढ़िया जो है यहाँ पर क्वेश्चन था, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर लीड्स टू, क्या हो जाएगा, अंतःभूत जो कारक है उसका अभाव किसका मार्ग प्रशस्त करता है, तो बी ये करता है परनीशियस अनीमिया, विटामिन B12, ठीक है। अगर पाराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जो आप बाहर से लेते हैं फूड के थ्रू, अगर, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो परनीशियस अनीमिया कॉज होगा। कितना मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में आपको पढ़ाया, आपको समझाया है। फिर आप ये मत बोला करो, वही तो मुझे फिर थोड़ा वो लगता है अजीब कि बच्चे कहते हैं ये TGT के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे TGT के लिए मैं कब बोलती हूँ कि केवल मैं TGT के लिए पढ़ा रही हूँ आपको। देखिए नेट में क्वेश्चन पूछा गया इंट्रिंसिक फैक्टर से, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है और वहाँ पर बच्चे भी कर पाते हैं और समझते हैं कि हाँ मैम ने ये चीज़ हमें पढ़ाई है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसे आप पढ़ लीजिएगा, आपको अभी भी नेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा वो। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गॉड्स स्टैंड्स फॉर, GOTS, ये फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं PhD और नेट के क्वेश्चन में, ठीक है। तो गॉड्स जो है आपके GOTS का पूर्ण नेम है, ये टेक्सटाइल से संबंधित है। सबसे पहली बात तो गॉड्स जो है वो आपके टेक्सटाइल से संबंधित है, ठीक। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ग्रीन ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, जी नहीं। ग्रीन ऑर्गेनिक टेस्टिंग स्टैंडर्ड, जी नहीं। ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। गॉड्स की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मर्सराइज्ड कॉटन फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोपिक लुक। देखिए सूक्ष्मदर्शी के अंदर मर्सराइज्ड कॉटन का आपको अनुप्रस्थ दृश्य बताना है। अनुप्रस्थ मतलब आपने जब इस तरीके से काटा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जब आपने काटा है तो आपको पता है कॉटन किडनी शेप्ड दिखती है। जब आप कॉटन को काटते हैं, कॉटन को देखते हैं, कॉटन फैब्रिक को आप देखते हैं, तब वो किडनी शेप दिखती है। लेकिन यहाँ मर्सराइज्ड कॉटन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, मर्सराइज्ड कॉटन का आपसे व्यू पूछ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल जो मर्सराइज्ड कॉटन होगा वो आपके गोल होगा, राउंड होगा। ये मैं पढ़ाऊंगी आपको अभी टेक्सटाइल में, मर्सराइजेशन में ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, मर्सराइजेशन पढ़ाऊंगी। तो मर्सराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके मर्सराइजेशन से क्या होता है, वस्त्र में चमक आ जाती है ना। कैसे चमक आ जाती है, ये जो किडनी शेप्ड होती है ना, लाइक दिस, इस तरीके से किडनी शेप्ड जो होती है, ये धीरे 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 करके इतना मर्सराइजेशन होता है कि ये ऐसे गोल हो जाती है।
इसका जो ये मॉलिक्यूल है किडनी शेप्ड से ये गोल हो जाता है, और जब कोई चीज गोल हो जाती है तो वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगी, मतलब जब उसका शेप एकदम सही हो जाएगा तो वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगी, है ना, लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगी, रिफ्लेक्ट कर पाएगी। तो मर्सराइजेशन किया ही इसीलिए जाता है वस्त्र को चमक लाने के लिए, स्पेशली कॉटन पे करते हैं। तो मर्सराइजेशन से क्या होता है, कॉटन का जो किडनी शेप्ड होती है ना, जो नॉर्मल कॉटन होती है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो वो किडनी शेप का होता है, लेकिन मर्सराइजेशन करते 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 वो गोल हो जाता है, ऐसे गोल हो जाता है, और जब वो गोल हो जाता है तो वो अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे जो आप बोलते हो मर्सराइजेशन से वस्त्र की चमक बढ़ जाती है, तो ऐसे चमक बढ़ जाती है। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ मर्सराइजेशन होती है वो इसी तरीके का होता है, वो किडनी शेप से गोल कर देता है, कॉटन के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो किडनी शेप के होते हैं वो गोल में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर आप रॉ कॉटन का देखोगे, मतलब केवल कॉटन का फैब्रिक है, मर्सराइजेशन अभी नहीं हुआ है, आपसे सिंपल पूछा जाता है कि कपास के अनुप्रस्थ काट जो है वो कैसी होगी, तो आप बोलोगे किडनी शेप्ड होगी। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है मर्सराइज्ड कॉटन की शेप कैसी होगी, मर्सराइज्ड कॉटन को अगर आप अनुप्रस्थ काट में देखोगे तो वो कैसा होगा, तो वो गोल होगा, गोल। और ये प्रोसेस होता है, ये मैं पढ़ाऊंगी बोर्ड पर, आपको समझाऊंगी कैसे होता है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a fashion adoption theory? फैशन मैंने आज नहीं पढ़ाया है, फैशन के बारे में मैंने आपको 3-4 साल पहले ही पढ़ा दिया था जब ये चैनल बनाया था। फैशन, व्हाट इज फैशन, फैशन की थ्योरीज, ठीक है, फैशन की साइकिल सब पढ़ाई हुई है मैंने आपको। अगर आपने कभी चैनल पर ध्यान दिया हो तो फैशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फैशन टर्मिनोलॉजी पढ़ाई हुई है। ठीक है, अवांत गार्डे, पीटर कोट्योर, इतने अच्छे से मैं नहीं बोल पाती बिकॉज वो फ्रेंच वर्ड है, अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, बट पढ़ाया हुआ है हर एक चीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैशन अडॉप्शन थ्योरी? ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल डायगोनल, ट्रिकल अप। ट्रिकल अप भी होता है, एकदम से फैशन बहुत ट्रिकल अप हुआ, ट्रिकल डाउन थ्योरी भी होती है, ट्रिकल अक्रॉस भी होती है, बट ट्रिकल डायगोनल कुछ नहीं होता है। ठीक है, 3 ही थ्योरी है, ट्रिकल अप, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस, ट्रिकल डायगोनल कुछ नहीं होता है। ठीक है, फैशन की थ्योरी में देख लीजिएगा, काफी पहले पढ़ाया था, उस पे पढ़ाया है, कॉपी पे लिख लिख के पढ़ाया है, अगर आपको सही लगता हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आपको पता तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, अ मार्क दैट एंश्योर्स दैट प्रोडक्ट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, कितने सरल क्वेश्चन है। वह मार्क जो ये सुनिश्चित करता है कि आपका उत्पाद पर्यावरण हितैषी है। बताइए पर्यावरण के लिए कौन सा मार्क दिया जाता है? हॉल, एग, इको, बिस, कौन सा मार्क दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है ना, ऐसे करके घड़ा बना होता है, इको मार्क आपके जो है पर्यावरण वाले उस पर दिया जाता है। कौन सा मार्क? इको मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, और भी क्वेश्चंस करा दूंगी मैं। पीएम पोषण हैज रिप्लेस्ड अर्लियर प्रोग्राम ऑफ, इसकी इमेज टेलीग्राम पर भेजी थी मैंने आपको। अगर मैंने आपको कुछ भेजा है तो उसको ध्यान से देख लिया करिए, हालांकि बच्चों को पता भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पता है, लेकिन मैंने इसका इमेज आपको भेजा था कि मिड डे मील प्रोग्राम का नाम बदल के पीएम पोषण हो चुका है। आप देखना टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो बताइए पीएम पोषण जो है वो किसको रिप्लेस करके लाया गया है? पहले वो किस नाम से जाना जाता था? एमडीएम जाना जाता था, मिड डे मील प्रोग्राम जो था पहले, अब वो पीएम पोषण प्रोग्राम जाना जाता है। ठीक है, और ये इसका इमेज मिलेगा आपको, अभी आप देखना, नहीं तो आपको दोबारा से मैं भेज दूंगी, टेलीग्राम पर मैंने डाला हुआ है। आपको पता भी है, बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो एक बार देख लेना। हालांकि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि मिड डे मील प्रोग्राम का नाम बदल के अब पीएम पोषण हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मतलब मुझे ये चीज़ बस अच्छी लगी कि बच्चे बोल रहे हैं मैम आप नेट के लिए भी क्लासेस शुरू करो, तो ऐसे अलग से मैंने कभी कोई बैच स्टार्ट नहीं किया है, और ना ही मैं करूँगी कि स्पेशल टीजीटी बैच है, स्पेशल पीजीटी बैच है, स्पेशल नेट बैच है। मैं मेरे चैनल पर सिर्फ आपको होम साइंस पढ़ाऊंगी, बस होम साइंस के टॉपिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब वो टॉपिक आपको किस लेवल तक समझा देता है वो मैं नहीं बता सकती, मुझे जितना उस टॉपिक के बारे में आता है मैं बस उतना आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो टॉपिक, तो प्लीज़ मुझसे ये मत कहा करो कि मैम आप स्पेशली नेट के लिए क्लासेस चलाओ, मैम आप स्पेशली टीजीटी के लिए क्लासेस चलाओ, मैम आप स्पेशली पीजीटी के लिए क्लासेस चलाओ। मैं हमेशा हमारे थंबनेल में मैं ये लिखने की कोशिश करती हूँ कि ये पीजीटी में भी हेल्प करेगा, टीजीटी में भी हेल्प करेगा, एलटी में भी करेगा, DSSB में भी करेगा, आपके नेट में भी करेगा। ओके, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था
कि एक फैट की लेयर बताई मैंने आपको कि हमारी बॉडी में जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, कोशिका झिल्ली जिसे आप बोलते हैं, वो आपके फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लेसिथिन की बनी होती है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों होती है, ठीक है। तो जो ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है वो क्या कहलाएगा, वो एम्फोफैटिक कहलाएगा, है ना, एम्फोफैटिक कहलाएगा। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा जा चुका है, आपकी यूथ में अवेलेबल है, आप देख लेना अगर सब आप यूथ पढ़ते हो तो फैट्स वाले चैप्टर में अवेलेबल है कि वो एम्फोफैटिक कहलाता है, ठीक है। अब कहाँ से क्वेश्चन किस में आएगा, अब मैं स्पेशली नहीं बोलूंगी कि ये DSSB के लिए क्लासेस है, मैंने आपको फैट्स के बारे में पढ़ाया, लिपिड्स के बारे में जितना पढ़ाया, अब उसमें से कैसे क्वेश्चन आएगा वो तो एग्जामिनर बनाएगा ना, लेकिन मैं स्पेशली नाम देके क्लास आपको कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको होम साइंस पढ़ाऊंगी, एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, लिपिड्स पढ़ा दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं अगर वो आपको हेल्प करता है तो, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, क्यों है एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक एम्फीफैटिक दोनों चीजें बताई आपको, अभी समझाई, क्योंकि प्रोटीन एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, बट एसिड में बेस की तरह वर्क करते हैं, बेस में एसिड की तरह वर्क करते हैं, लेकिन एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं, इसलिए वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। और आपके एम्फीफैटिक जो है वो आपके क्या है, फैट्स हैं, क्यों, क्योंकि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक फोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है, उसको जल से प्यार भी है, जल से डर भी है। DSSB में भी ये क्वेश्चन पूछा चुका है, ये क्वेश्चन आपके PGT में भी पूछा जा चुका है, आप देखना आपको मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने भेजी थी इमेज, चलिए खैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने जो भेजा है वो एग्जाम में आया है, मेरे कहने का मतलब ये समझिएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूं अगर आपको, तो वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में हेल्प जरूर करेगा, बस मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। बच्चे बहुत से कहते हैं मैम अब अलग से क्लासेस चलाओ, वो वैसा नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब मैं केवल नेट के लिए क्लासेस दूँ, केवल TGT के लिए क्लासेस दूँ, केवल PGT के लिए क्लासेस दूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी का बताइए संबंध किससे है, कौन नहीं जानता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को, और कितना सरल क्वेश्चन पूछा है कि भूदान से है, चिपको से है, एंटी करप्शन से है, डेमोक्रेटिक से, किससे है, भूदान, चिपको, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, किससे है आपके संबंध, तो आपके जो है संबंध चिपको आंदोलन से है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का संबंध हमारे देश में चिपको आंदोलन से है, वो पेड़ से चिपक जाना था, पेड़ को कटने के रोकने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, खाना पकाने की विधियों में वायु द्वारा खाना पकाने का माध्यम है, ठीक है। आपके खाना पकाने की विधियां ही बस रह गई हैं पढ़ाने के लिए, वो भी मैं एक दिन पढ़ा दूंगी, मेथड ऑफ कुकिंग, तो मैं यहीं पर आपको कुछ समझा देती हूँ उसके बारे में, ठीक है। मेथड ऑफ कुकिंग में देखिए आपके कई मेथड होते हैं कुकिंग के, एक तो होता है वाटर के थ्रू, है ना, वाटर के थ्रू आप खाने को पका रहे हैं, जिसमें आपके बॉइलिंग आता है, सिमरिंग आता है, स्टूइंग आता है, पोचिंग आता है, ठीक है, ये सब आपके सॉर्टिंग आता है, ये सब आपके जो है पानी के द्वारा पकाते हैं। पोचिंग में आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, वाटर का भी यूज कर सकते हैं, है ना। ब्रेजिंग आता है, ब्रेजिंग कंबाइंड मेथड बोला जाता है, अभी ये आपके RPSC में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एयर के थ्रू खाना पकाते हैं, तो एयर के थ्रू जिसमें मतलब केवल गर्म हवा है, गर्म वायु है, तो रोस्टिंग है, ग्रिलिंग है, भूनना, सेकना, भूंजना, जो आप भुट्टा भूनते हो, रोटी सेकते हो, ग्रिलिंग करते हो, पनीर टिक्का सेकते हो, है ना, बेकिंग करते हो, बिस्किट वगैरह बनाते हो, ये सब एयर के द्वारा बनाने की विधियां हैं, आप लोग को पता भी, आपने सबने पढ़ी भी है ना। एक होती है तेल द्वारा पकाना, तो डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, और क्या होती है आपके उसको डीप फ्राइंग बोलते हैं, शैलो फ्राइंग बोलते हैं, और एक और फ्राइंग होती है, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, ड्राई फ्राइंग, जो केवल जो फूड जो उसका जो तेल है जैसे मूंगफली वगैरह उसी के तेल में उसको बना देना। और एक होता है हीट के द्वारा, वाष्प के द्वारा पकाना, तो जिसमें आपके डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग आ रहा है। डायरेक्ट हीटिंग में इडली वगैरह आ जाता है, इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है, आग वो जो हीट आ रही है उसमें आपने बर्तन में करके फूड को रख दिया। तो ये 4 मेथड ही तो होते हैं फूड की कुकिंग के, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। और सिंपल वहीं से आपके क्वेश्चन भी है कि एयर के माध्यम से पकाना है, तो देखिए भाई ग्रिलिंग भी एयर के माध्यम से होती है, रोस्टिंग भी होती है, बेकिंग भी होती है, तीनों में आपके गर्म हवा होती है ना, हवा के माध्यम से तो पकाते हैं, पानी का कहीं भी यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन भी आपके C, D, E सही हो जाएगा, यहाँ पर आप मिला लीजिए। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा है, स्टोइंग, सॉर्टिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। ये मैंने क्या करा, विकल्प तो यहाँ पर थे, मैंने फिर भी ऐड कर दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर।
स्टूइंग है, सॉर्टिंग है, पोचिंग है, बॉइलिंग है आपके, और सिमरिंग है जिसको आप खदकना बोलते हैं, है ना। ये सब आपके वाटर में आ जाते हैं। पोचिंग में हालांकि आप तेल का यूज भी कर सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, पानी का यूज भी कर सकते हैं। एग पोस्ट किया जाता है, स्पेशली जो पोचिंग है वो एग के लिए की जाती है। और ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग भी मेथड इसी में आता है ना। ब्रेजिंग कंबाइंड मेथड बोला जाता है। अभी आरपीएससी में आया था, आरपीएससी का पेपर सॉल्व कराया था, तब कराया था वो क्वेश्चन। तो ऑप्शन हो जाएगा CD-E। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इतने ही क्वेश्चन है। मैंने कहा पहले एक डेमो बना लेती हूँ कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग, आप मतलब आपको देखिए, हर जगह से क्वेश्चन उठाया था मैंने। 10 क्वेश्चन थे, 10 अलग अलग क्वेश्चन थे। तो आप लोग जो है पढ़ाई अपनी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मुझे जो भी टॉपिक सही लगेगा और अच्छा लगेगा, अगर वो नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट, नेट के लिए तो खैर सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। मेरे से जितना होगा मैं कर दूंगी। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बताइएगा। इस पेपर के और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।